हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 15 साल के लड़की की सच्ची दास्तान है। कैसे उसने खुद को हिटलर से बचने के लिए घने जंगल में जाकर पनाह ली, लेकिन क्या वो खुद को बचा पाया या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। ये दौर है वर्ल्ड वॉर 2 का। जर्मन सेना का आक्रमण अभी भी बरकरार है। जीविश लोगों पर हर दिन जुल्म किए जा रहे हैं, उन्हें कैंप में बंद करके मारा जा रहा है और इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया इस जुल्म को देख रही है, पर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है इसको रोक सके। इस बीच हम पोलैंड के एक छोटे से गांव को देखते हैं जिस पर जर्मन ने कब्जा कर लिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ रहने वाले ज्यूज को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। उन्हीं लोगों में से हम कार्ल नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है, जो अपनी बहन को प्यासा देखकर उसके लिए खिड़की से बाहर अपना जूता डालकर पानी इकट्ठा करता है और फिर उसे वो पिला देता है, जो देखकर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है। कार्ल हमेशा से काफ़ी समझदार रहा है। उसकी माँ को बताया कि उन्हें जर्मन से अलग कर देंगे, इसीलिए वो उसे अपनी और उसकी बहन की कुछ फोटोज़ देती है ताकि अगर वो कभी आगे जाकर जिंदा बच पाए तो वो उन फोटोज़ को देखकर उन्हें याद कर सके। ये आलम था उस दौर में जो लोगों को पहले से पता चल जाता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। इतने में वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और उन्हें पकड़कर बाहर लेकर आते हैं, जहाँ पर 2 ट्रक खड़ी हुई थी जिसमें बच्चों और बड़ों को बैठाया जा रहा था। पर कार्ल की माँ उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम लोग तो नहीं भाग पाएंगे, पर तुम खुद को जिंदा रख सकते हो। यहाँ से तुम अपनी आंट के पास चले जाओ, वो तुम्हें बचा लेंगी। लेकिन कार्ल अपने परिवार, अपनी माँ और बहन को छोड़कर नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो मना करता है। पर उसकी माँ जिद करती है और कहती है कि उसे जाना होगा। वो खुद की कसम उसे दे देती है, इसीलिए कार्ल को मजबूरन वहाँ से भागना ही पड़ता है। वो बड़ी ही चालाकी से कार के पीछे छुपा रहता है और वहाँ से मौका देखकर अपनी आंट के पास चला जाता है, जो कि थोड़ी ही दूरी पर रहती हैं। इस बीच रास्ते में उसको कुछ लोगों की लाशें मिलती है जो कि ज्यूज, और उन्हें जर्मन ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ये देखकर कार्ल बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं वो उसके परिवार के साथ भी ऐसा ना कर दे। इतने में वहाँ पर उसकी आंट आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ नहीं आई? मैंने तो उन्हें भी आने को कहा। कार्ल बताता है कि वो निगरानी में, अगर वो वहाँ से भागती तो वो लोग उन्हें मार देते, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने को कहा। तब उसकी आंट बताती है कि मैंने एक क्रिश्चियन फार्मर को हायर किया, वो तुम्हारी देखभाल करेगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, इसीलिए अब तुम्हें वहाँ जाना होगा। कार्ल मान जाता और एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक मोड़ पर पहुँचता है, जहाँ वो फार्मर उसे उसमें से निकाल लेता और अपने घर के अंदर ले जाता है। यहाँ उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। वो कार्ल को समझाता है कि आज से तुम्हारी एक नई पहचान होगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, सब कुछ बदल दिया जाएगा। इसीलिए जो कुछ मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। दरअसल यहाँ वो कार्ल को एक नई कहानी बताता है जिसमें उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके बाद उसे एक औरत ने एक ट्रेन से उठाया जो कि उसकी पत्नी थी, और तब तक हमारी कोई संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें गोद ले लिया। वो इसे हमेशा याद रखने को कहता है। कब कार्ल भी ध्यान से सब कुछ सुन लेता और दिमाग में बैठा लेता है। देन वो फार्मर उसके सारे कपड़ों को जला देता है और कुछ मामूली कपड़े भी देता है। धीरे धीरे करके अब समय बीतना शुरू हो जाता है। वो फार्मर कार्ल को अपना काम समझाने लगता है और वही कार्ल भी घर में उस छोटी बच्ची को संभालने लगता है, जो देखकर वो लेडी काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उनकी एक कंप्लीट फैमिली हो गई है। पर एक दिन आखिरकार वहाँ जर्मन पहुँच ही जाते हैं। उन्हें शक था कि कहीं किसी ज्यूस को उसने छुपाया तो नहीं है, तो फार्मर मना करता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, 3 लोगों का ही खाना नहीं हो पाता तो और लोगों को क्या खिलाएंगे। पर वो जर्मन कहाँ इस बात से राजी होने वाला था। वो उस पूरे घर की तलाशी लेने को कहता है और खुद अंदर जाकर कार्ल से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन कार्ल उसे वही सब बताता है जो कि उसने उसे समझाया था। इस बीच कार्ल को याद आता है कि छानबीन में उसकी बहन और माँ की फोटोज उन्हें ना मिल जाए, इसीलिए वो उसे भट्टी में फेंक देता है जो कि बुझी हुई थी। लेकिन जब वो ऑफिसर फार्मर से उसकी सिगरेट जलाने को कहता है तो वो जली हुई माचिस को उस भट्टी में फेंक देता है, जिससे कि वो उसकी माँ की वो आखिरी निशानी भी खत्म हो जाती है। अब बस बची रह गई थी तो वो यादें जो उन्होंने साथ में बिताई थी, जो सोचकर कार्ल की आंखें भर जाती है। लेकिन वो वहाँ ऐसा दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंत में दोस्तों एक जर्मन को बाहर कुछ मिलता है और वो थे वही जले हुए कपड़े, जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि उसने किसी ज्यूस को यहाँ पर पनाह दिया। अब इसका अंजाम क्या होगा वो आप जान ही गए होंगे। वो अब उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वो ऑफिसर उसके परिवार को देखकर सिर्फ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता, क्योंकि उसे उस पर तरस आ गया था, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। पर उनके जाने के बाद वो फार्मर कार्ल से कहता है कि अब मैं तुम्हें और नहीं रख सकता,
क्योंकि ये जोखिम बार बार मैं ले नहीं सकता हूँ। इस चीज़ से उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब ये देखकर कार्ल को भी समझ आ गया था कि अगर वो जर्मन सैनिक फिर से आए तो उन्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो खुद मान जाता और फिर उस फार्मर के साथ जंगल की ओर निकल जाता। अपने सामानों को लेकर वो फार्मर उसे शिकार करना और भी चीज़ें सिखाता है जिससे वो जंगल में जिंदा रह सके। इस तरह से उसका सफर चलता रहेगा। वो कहता है कि तुम भागते रहो। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो दोनों जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कार्ल को एक केव मिलती है जिसकी ओर वो फार्मर इशारा करता है कि यही तुम्हारा आज से घर है। वो वहां कुछ सफाई करता है और कुछ खाने पीने का सामान भी देता है। अंत में वो उसे समझाता है कि तुम्हें जमीन में उगे हुए मशरूम को नहीं खाना है, बल्कि जो पेड़ पर लगे हैं उन्हें ही खाना है, और जब खाना खत्म हो जाए तब इस केव से बाहर आना। वो उसकी सारी बातों को मान लेता है और फिर उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। कार्ल इस पूरे जंगल में अकेला है, उस जगह पर रह रहा है। उसे खुद के जीवन को जिंदा रखने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो इस तन्हाई से, इस माहौल से लड़ना होगा। आज उसकी पहली रात होती है जो बिताने में उसे काफी डर लगता है, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे करके वो रात काट लेता है। उसे ग्राफिटी बनाने का काफी शौक है, इसीलिए वो आए दिन वहाँ के पत्थरों पर कुछ न कुछ बनाता रहता है। जब एक दिन उसका खाना खत्म हो जाता है तो वो फाइनली उस केव से बाहर आता है और पास से ही बह रही नदी का पानी पीने लगता है और कुछ मशरूम भी तोड़ कर लाता है, जिसे खाकर वो खुद का कुछ दिन और गुजारा करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो और कितने दिन यहाँ पर रहेगा, कब तक ये जंग चलती रहेगी। एक रात तो बहुत तेज बारिश होने लगती है जिसमें वो पूरा भीग जाता है। इस बीच वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ये भी नहीं आता, इसीलिए वो उसे जला नहीं पाता। पर बार बार कोशिश करते रहने पर हर चीज़ हासिल हो जाती है। तो इसी चीज़ को उसने अपने दिमाग में रखा और बस कोशिश करता रहा, जिसके अंत में उसे कामयाबी मिल गई। उसने आग जला ली, लेकिन जब वो सोने के लिए जा रहा था तो वो देखता है कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जाकर उसी केव में छुप जाता है और खुद को ढक लेता है। वो लोग उसके करीब ही आते जा रहे थे, शायद वो किसी को ढूंढ रहे थे। कार्ल बिना आवाज़ करे वहीं छुपा रहता, इसीलिए वो वापस चले जाते और वो बच जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसने फंदे लगाने शुरू कर दिए, जिसमें छोटे मोटे जानवर आए दिन फंसते रहते हैं। वो उन्हें पकाकर खुद का जीवन काटता है। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। बीच बीच में उसे कई बार ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ उसे पुकार रही है, जिनका पीछा करते करते वो काफ़ी दूर तक आ जाया करता है। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये बस उसका एक वहम है और कुछ भी नहीं। इसीलिए वो दोबारा उसी जगह लौट जाता है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने हुनर से उन पत्थरों पर शक्लें बना लेता है और खुद के सामने रखकर उनसे बातें करता है। उनके साथ सारे दुख और सुख बांटने लगता है। वह एक बारी जब वो जंगल में कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जा रहा था तो वहां पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कि ज्यूस था। वो कार्ल को देखकर डर जाता और उसे लगता है कि वो जर्मन है, पर कार्ल बताता है कि वो भी उसी तरह ज्यूस है, इसीलिए वो डरे नहीं। फिर वो उसे अपने साथ उसी कीव के पास लाता है और कुछ खाने को देता है, जिसके खाने के बाद वो बच्चा खुद का नाम यानिक बताता है और कहता है कि उसके माँ बाप को उन लोगों ने उसकी आंखों के सामने मार डाला, पर उसने जैसे तैसे करके खुद की जान बचा ली और यहाँ आकर छुप गया। कार्ल भी खुद की कहानी बताते हुए कहता है कि मेरा भी यही हाल है, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई। मगर अब कार्ल को अपना एक दोस्त मिल गया, एक साथी मिल गया, इसीलिए वो उसके साथ बातें किया करता है, हंसता है, खेलता है। अकेले रहने से तो बेहतर है। वो उसे सारी चीज़ें सिखाता है जो उसे सीखने में बहुत समय लग गया। अब यानिक भी धीरे धीरे फंदे लगाना सीख गया है। एक सुबह जब कार्ल सोकर उठता है तो वो देखता है कि यानिक अभी सो रहा है, इसीलिए वो उसे उठाता नहीं और अकेले ही खाना लेने के लिए चला जाता है। पर इस दौरान एक जर्मन उसे पकड़ लेता और उसे अपने घोड़े के पीछे बांधकर घर तक लाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज मैं जंगल से क्या लेकर आया हूँ। और उसकी बीवी कार्ल की हालत को देखकर बहुत मायूस हो जाती है। उसी रस्सी के कारण उसकी आंखों से खून आ गया था। वो कहती है कि ये बस एक बच्चा है, लेकिन वो जर्मन आदमी कहता है कि हिटलर ने हमसे कहा है कि ये लोग एक पैरासाइट है, इसीलिए इन्हें मार दो। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कुछ लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़काते हैं और उसका असर आम लोगों पर होता है, जो कि आज ये जर्मन कार्ल के साथ कर रहा है। इस जर्मन के अंदर हिटलर ने नफरत भर दी है, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने दिमाग को खुला रखा। वो जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसीलिए वो उसे पीने को कुछ देती है और अपने पति को इसके लिए खूब सुनाती है कि वो अभी छोटा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर तो नफरत भरी थी। पर वो औरत मौका देकर वहाँ से भागने को कहती है, जो सुनकर वो ऐसे ही करता और वहाँ रखे हुए एक चिकन को लेकर वो भाग जाता है और पहुँचता है यानिक के पास,
जो कि मायूस एक कोने में बैठा हुआ था। उसे ऐसा देखकर कार्ल समझाता है कि वो तो बस खाना लेने के लिए गया था और देखो आज वो उसके लिए एक स्पेशल चिकन लेकर आए, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद दोनों ही उसे पका कर खाते हैं। दोनों ही ज्यादातर अपना समय उस नदी के किनारे बिताया करते थे क्योंकि वहां पर उन्हें खाने के लिए जल्दी और ज्यादा मछलियां मिलती थी। पर अब ज्यादा ठंड आ जाती है और अभी वो नदी का पानी भी जमने लगा था, जिसकी वजह से कार्ल कहता है कि हमें बंकर बनाना चाहिए जिससे हम बच सके। लेकिन दोस्तों खाने के लिए उन्हें जंगल के अब और अंदर जाना पड़ता है। एक बारी तो ऐसा आलम आ गया था कि उन्होंने कई हफ्तों से कुछ खाया नहीं था। वो उन फंदों को लगाते हैं, उन्हें बड़े जानवर आकर खा जाया करते थे, जिस कारण उन्हें हर बारी खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। पर एक दिन कुछ बहुत ही डरावना होता है जो देखकर आप समझ गए होंगे। क्या सोच रही होगी उस दौर के लोग ही और वो किस तरह से ब्रेन वॉश हो गए थे। एक दिन जब जंगल में ये दोनों भूखे पेट भटक रहे थे, तभी इन्हें दो शिकारी देख लेते हैं और फिर इनका पीछा करना शुरू करते हैं। बंदूक को लेकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी हिरन या फिर किसी खरगोश को देख लिया हो, जो उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रहे हैं। खैर यानिक तो अलग हो जाता है और कार्ल अभी भी भाग ही जा रहा था, पर उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण वो आगे जाकर एक बड़ी सी पेड़ के अंदर छुप जाता है। वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद कार्ल अपनी उस केव के पास पहुंचता है और अब इन्होंने अपनी उस केव को रहने लायक बना दिया है। वहां जाकर वो देखता है कि यानिक पहले से वहीं पर मौजूद था, पर कार्ल परेशान हो गया ऐसी जिंदगी बिताते बिताते। उसे आम बच्चों की जैसी जिंदगी चाहिए थी, स्कूल जाना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, पर आज वो ऐसे भूखे पेट ही इधर उधर दौड़ रहा है। यहाँ तक वो ये भी कहता है कि आज मेरी वजह से उसकी जान जा सकती थी, लेकिन यानिक समझाता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। देन दोनों ही जाकर उस केव में सो जाते। कुछ महीनों के बाद अब बर्फ गिरना शुरू हो गई है, इसीलिए ये दोनों कुछ एक एक्स्ट्रा खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं ताकि इन्हें बार बार इस बर्फ में बाहर ना निकलना पड़े। तभी उन्हें नदी के किनारे कुछ लाशें दिखाई देती है जो कि ज्यूस लोगों की थी, जिन्हें जर्मन सैनिक ने यहाँ पर लाकर मार दिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था लावारिस की तरह, जिसे देखकर कार्ल को बहुत बुरा लगता है। पर वो क्या करे। इस दौरान वो यानिक से कहता है कि हमें इनके कपड़े ले लेना चाहिए क्योंकि अब ठंड बहुत बढ़ गई है। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और तभी कार्ल की नज़र नदी के दूसरी साइड हिल रही एक बॉडी पर पड़ती है, जिसे बचाने के लिए वो उस पार जाने को कहता है। पर यानिक उसे समझाता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम बीमार पड़ सकते हैं। पर कार्ल नहीं मानते। एक लकड़ी के सहारे उस ठंडी नदी को पार करके वहां पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि रो रही थी। कार्ल उसे लेकर फौरन केव में आता है। दोनों ही कपड़े बदल लेते हैं और इस जगह पर कुछ गर्म कोयले रख लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। लेकिन यानी की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। वो बच्ची अभी भी रोई जा रही थी, जिसको देखकर यानी कहता है कि अगर इसकी आवाज़ बाहर गई तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन कार्ल उसे सुला देता है और उधर वो भी बीमार हो गया था, जिस कारण से उसे खुद ही खाना लेने अकेले जाना पड़ता है। पर जैसे ही वो कुछ दूर आगे पहुंचता है, उस दौरान उसे कुछ आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जर्मन नहीं बल्कि रशियन थे, जिस कारण जब उन्हें पता चलता है कि वो ज्यूस है तो वो उसे छोड़ देते। पर इस चीज़ से कार्ल इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ से भागते हुए सीधा केव में आता है और फैसला करता है कि वो उस छोटी बच्ची को ले जाकर उस फार्मर को दे देगा जिसने उसकी जान बचाई थी। इधर हम देखते हैं कि यानी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसीलिए वो कुछ और कपड़े देता है और वहीं आराम करने को कहता है। देन उस बच्ची को लेकर मीलों दूर उस फार्म पर पहुंचता है, जहां वो फार्मर उसको जिंदा देखकर हैरान था क्योंकि 5 महीने बीत गए उसे जंगल में छोड़ी और उसकी तारीफ करता है कि उसने खुद को साबित किया। देन कार्ल उस बच्ची को उसे सौंप देता है और इस बीच वो फार्मर बताता है कि रशियन हमारे काफ़ी करीब आ गए और जर्मन यहाँ से भाग रहे हैं, इसीलिए तुम अपने बीमार दोस्त को लेकर अंधेरे होने पर आ जाना जिसके बारे में तुम्हें बताया। उसकी यह बात सुनकर कार्ल बहुत खुश होता है और फौरन यानिक के पास जाता है। पर जब वो उसे देखता है तो उसकी मौत हो गई थी ठंड की वजह से। वो पूरी तरह से उसे ऐसा देखकर टूट जाता है क्योंकि शायद उसकी ही गलती की वजह से उसकी मौत हुई। अगर वो उस दिन अकेले ही नदी में चला जाता तो आज वो जिंदा रहता। कार्ल उसकी लाश के साथ ही सोया रहता है और वो उससे कहता है कि रशियन यहाँ पहुंच गए और अब जर्मन सैनिक हार रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है, उसका दोस्त अब जा चुका है। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कार्ल फार्मर के पास नहीं जाता तो वो किसान खुद ही उसके पास आता है। पर जब उसे पता चलता है कि उस बच्चे की मौत हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। दिन दोनों उसे उसी केव के अंदर दफन कर देते हैं और वहां से फार्म पर आ जाते। खतरा कम होने की वजह से फार्मर कार्ल को वहीं रहने को कहता है
और फिर कुछ महीनों के बाद वो उसे आकर बताता है कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली है। जर्मन सैनिक इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। जो सुनकर कार्ल रोने लगता है, पर ये खुशी के आंसू थे जो कि हम उसके चेहरे से साफ साफ देख पाते हैं। उसने इस जंग में अपने पूरे परिवार को खो दिया और खुद 1 साल तक उस जंगल में किसी आदिवासी की तरह भटकता रहा, बस यही वजह से कि कहीं जर्मन उसे देख न ले। कुछ दिन बाद फार्मर कार्ल को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जिस दौरान हम कार्ल के चेहरे पर एक मुस्कान देखते हैं जो ये एहसास दिला रही है कि एक दिन खुशी के उजाला जरूर आता है। बुराई हमेशा अंधेरे में ही रहती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कार्ल एक अनाथ के तौर पर कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने स्कूलिंग की, अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को भी पूरा किया। उसके परिवार के साथ साथ उस गांव के जितने भी 500 लोग थे, उन सभी को जर्मन आर्मी ने जिंदा जला दिया। आखिर में हम एक दृश्य देखते हैं जो सभी की आंखों को नम कर देता है। 70 साल बाद कार्ल, जिसका ओरिजिनल नाम मैक्स है, वो उसी लड़की से मिलने के लिए जाता है जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। वो छोटी बच्ची अब बहुत बूढ़ी हो गई है। वो उसे वो दिन याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने उसको बचाने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया और नदी में सिर्फ उसके लिए कूदा। ये पूरी कहानी दोस्तों यानिक जैसे उन 1.5 मिलियन ज्यूस बच्चों के ऊपर बेस है जिन्होंने खुद की जान गंवा दी उस दौर में। दोस्तों, आपको जिंदगी में कई लोग मिलेंगे जो आपके अंदर नफरत भरने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, दूसरे धर्म और जातियों के खिलाफ आपको भड़काएंगे। बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है और उनकी बातों में नहीं आना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।